हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे कक्षा 10 जीव विज्ञान का चैप्टर नंबर 6 जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन यानी कि नियंत्रण एवं समन्वयन का वन शॉट वीडियो। बिल्कुल कम समय में हम पूरे जो चैप्टर है उसकी फास्ट ट्रैक तरीके से रिवीजन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, नियंत्रण एवं समन्वय होता क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है क्या। तो नियंत्रण एवं समन्वय वह मूलभूत प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव में क्या पौधे और जंतु दोनों आ जाते हैं। अगर आपको लगता है जीव में केवल जंतु आते हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि जीव में पौधे और जंतु दोनों आते हैं। तो नियंत्रण एवं समन्वयन वह मूलभूत प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी पौधे एवं जंतु अपनी आंतरिक और बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित और एक दूसरे के साथ समेकित करते हैं, ताकि वे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार उचित प्रतिक्रिया दे सकें। नियंत्रण एवं समन्वयन वह प्रक्रिया होती है, जैसे कि हम जानते हैं कि बैलेंस बनाना। हम जानते हैं शरीर का तापमान 97 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये ऐसा क्यों है, आखिर हमें बुखार क्यों आ जाता है। बुखार आने का कारण है कि मनुष्य का जो शरीर है ये समतापी होता है। समतापी का मतलब है जितना इसका तापमान है उतना ही होना चाहिए, परंतु जब कभी तापमान में कमी या फिर वृद्धि आ जाएगी, तापमान में कमी या वृद्धि आ जाएगी और ये 97 आपका बढ़ जाएगा, किसमें 98 में, 99 में, 100 में, 104 में। तो वो सुने हैं ना, सब कहते हैं 104 डिग्री बुखार आ गया। तो यही 97 इन सारी चीज़ों में बढ़ जाता है। तो बढ़ने और घटने की वजह से हमें हो जाता है बुखार, और यही जो हमारा शरीर मेंटेन करके चलता है, यही प्रक्रिया कहलाती है नियंत्रण एवं समन्वयन। डिफिनेशन की बात करें तो एक बार फिर से देख लीजिए। नियंत्रण एवं समन्वय वह मूलभूत प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी जीव अपनी आंतरिक और बाहरी गतिविधियों को नियंत्रित और एक दूसरे के साथ समेकित करते हैं, ताकि वे पर्यावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार उचित प्रतिक्रिया दे सकें। अब इसमें सबसे पहला हेडिंग है कि मानव में समन्वय कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस कैसे होगा। तो मानव शरीर में समन्वयन मुख्य 2 रूपों से होता है। मानव शरीर में समन्वयन मुख्य रूप से 2 प्रमुख प्रणालियों द्वारा स्थापित किया जाता है। वो कौन सी 2 प्रमुख प्रणालियां हैं? तो वो 2 प्रमुख प्रणालियां हैं, सबसे पहला है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर हार्मोनल तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियां या हार्मोनल तंत्र। तो सबसे पहले जो तंत्रिका तंत्र है वो तेज और त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए काम करता है, और अंतःस्रावी तंत्र या फिर जो हार्मोनल तंत्र है ये धीमी और दीर्घकालिक प्रतिक्रियाओं के लिए काम करता है। जैसे कि हमें तुरंत छींक आ जाएगी, कोई चीज़ हमारे आँख के पास चुभने वाली है तो आँख तुरंत बंद हो जाएगा। बंद होने में टाइम नहीं लगता, वरना तो वो चीज़ आँख में घुस जाती। सपोज दैट ये आपका आँख है और यहाँ से कोई ऐसा सुई की तरह चीज़ आ रहा है, तो आँख बिल्कुल भी आपसे पूछेगा नहीं, ये तुरंत ही ऐसे बंद हो जाएगा। आँख की तुरंत ऐसे ऊपर वाला पलक बंद हो जाएगा। इसी तरीके से छींक तुरंत आ जाएगी, खांसी तुरंत आ जाएगी। तो ये चीज़ें तंत्रिका तंत्र में जाएंगी, क्योंकि तेजी से और त्वरित प्रतिक्रियाओं के दौरान होती हैं। जैसे कहीं अगर आग जल रही है और आग में आपका हाथ जाने वाला है, तो जैसे ही थोड़ा सा गर्म फील होगा, टच करेगा, हाथ आपका तुरंत ऐसे ऊपर चला जाएगा। इसके बाद दूसरा है अंतःस्रावी तंत्र या हार्मोनल तंत्र। ये धीमी और दीर्घकालिक प्रतिक्रियाओं के लिए प्रयोग में आता है। जैसे तंत्रिका तंत्र आपके तेज और त्वरित प्रतिक्रियाओं के लिए है, जस्ट इसका अपोजिट हार्मोनल तंत्र या फिर अंतःस्रावी तंत्र जो है ये धीमी और दीर्घकालिक प्रतिक्रियाओं के लिए काम में आता है।
अब सबसे पहला हम तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे, नर्वस सिस्टम की। तो तंत्रिका तंत्र जो है ये संवेदी अंगों से सूचना प्राप्त करता है और उनका विश्लेषण करता है। तंत्रिका तंत्र क्या है? संवेदी अंगों से सूचना प्राप्त करेगा और उनका विश्लेषण करेगा और मांसपेशियों ग्रंथियों को प्रतिक्रिया के लिए निर्देश भेज देगा। संवेदी अंग जहाँ से संवेदना प्राप्त होगी, जैसे आपका नाक है, ठंड लगेगी तो नाक लाल हो जाएगी, तो नाक आपका संवेदी अंग हो गया। तो तंत्रिका तंत्र जो रहता है ये संवेदी अंगों से सूचना प्राप्त करेगा और फिर उनका विश्लेषण करेगा, पता करेगा कि क्या काम है, क्या दिक्कत है, और इसके बाद मांसपेशियों और ग्रंथियों को प्रतिक्रिया के लिए निर्देश भेज देगा कि हमें ऐसे काम करना है। एक अगला बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है? न्यूरॉन्स का होते हैं। तो तंत्रिका कोशिका जो है ये तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। तंत्रिका कोशिका क्या है? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। अब इसकी संरचना की बात करें, इसकी संरचना कैसी होगी? तो साइटोन या कोशिका काय केंद्रक युक्त भाग होगा इसमें। इसके बाद डेंड्रॉइड्स होंगे जो कि पतली छोटी शाखाएं रहेंगी, सूचना प्राप्त करेंगे। और इसके बाद एक्सॉन्स रहते हैं, लंबी बेलनाकार संरचना जिसके माध्यम से आवेग कोशिका काय से दूर चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम इसका बनाने की बात करें डायग्राम, तो डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा। आप लोगों ने अपनी किताब में देखा भी होगा, ऐसे ऐसे डायग्राम्स इसके रहते हैं, इसमें ऐसी ऐसी शाखाएं निकली रहती हैं जो कि आपके डेंड्रॉस, ये वाला देखिए जो केंद्रक युक्त भाग है इसे हम ऐसे समझाते हैं। ये देखिए ये वाला जो केंद्रक युक्त भाग है आपका, ये वाला जो भाग है ये आपका साइटोन या कोशिका का है जो कि लिखा भी है केंद्रक युक्त भाग है। और ये आपकी डेंड्रॉइड्स हैं जो कि ये डेंड्रॉइड्स हैं जो कि पतली शाखाओं के रूप में हैं और सूचनाओं को प्राप्त करेंगी। ये आपका एक्सॉन्स है जो कि लंबी बेलनाकार संरचना होगी और जिसके माध्यम से आवेग कोशिका काय से दूर चला जाएगा। तो ये आपकी बेलनाकार एक्सॉन्स वाली संरचनाएं हैं जिसके माध्यम से आवेग कोशिका काय से दूर चला जाएगा। इसके बाद अगला है तंत्रिका आवेग या नर्वस इम्पल्स क्या होता है? नर्व इम्पल्स क्या होता है? तो तंत्रिका आवेग जो है ये विद्युत रासायनिक संकेत है जो कि न्यूरॉन के माध्यम से यात्रा करता है। आवेग का मतलब ही आना जाना होता है, तो विद्युत रासायनिक संकेत होता है आना जाना, और इसी न्यूरॉन के माध्यम से ये यात्रा करता है। काम कैसे करेगा आपका? तो देखिए डेंड्रॉइड्स जो होंगे ये कोशिका काय तक लेकर के जाएंगे। इसके पश्चात कोशिका काय जो है सूचनाओं को एक्सॉन्स के अंतिम सिरे तक लेकर के चली जाएगी। सिनैप्सिस देखिए एक जगह होता है, सिनैप्सिस जो है ये दो न्यूरॉन्स के बीच का वो सूक्ष्म अंतराल है जहाँ से रासायनिक संकेत यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चले जाते हैं। जैसे कि ये आपका देखिए सपोज दैट ये हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, आप समझ जाइए। ये नीचे वाले भाग को समझिए, ये जो ऐसे होता है तो इन दोनों के बीच में ऐसे बीच में ये जो गैपिंग है यही आपका सिनैप्स कहलाएगा। और ये दो न्यूरॉन्स के बीच का वो सूक्ष्म अंतराल होगा जहाँ से रासायनिक संकेत एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में चले जाएंगे। अगला हेडिंग है आपका कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होते हैं। तो ये पर्यावरण में एक उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के शामिल हुए बिना तंत्रिका तंत्र द्वारा दी गई एक अनैच्छिक त्वरित और अचानक प्रतिक्रिया है। प्रतिवर्ती क्रियाएं वो होती हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं रहती। ये क्रियाएं जो आपकी हैं ये अनैच्छिक रहती हैं, यहाँ पे लिखा है ना अनैच्छिक और त्वरित रहती हैं और ये अचानक से प्राप्त होती हैं।
जैसे कि खांसी आ गया, छींक आ गया, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं है, वो तुरंत ही आ जाएगा। तो ये पर्यावरण में एक उद्दीपन के प्रति मस्तिष्क के शामिल हुए बिना तंत्रिका तंत्र द्वारा दी गई एक अनैच्छिक, त्वरित और अचानक प्रतिक्रियाएं होती हैं। उदाहरण के रूप में आप लोग अच्छे से जल्दी समझ जाएंगे, जैसे कि गर्म वस्तुओं को छू लेने पर हाथ आपका तुरंत हट जाएगा। हाथ पूछने नहीं जाएगा कि हटे कि नहीं हटे, तुरंत पता चलेगा कि गर्म है, तुरंत हाथ आपका हट जाएगा। इसके बाद अगला है कि प्रतिवर्ती चाप क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है। तो वह मार्ग जिससे प्रतिवर्ती क्रिया का तंत्रिका आवेग गुजरता है, ये आपका प्रतिवर्ती चाप कहलाता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये वाला एक बार पढ़ लीजिए। मार्ग की बात करें तो सबसे पहले जो संवेदी ग्राही जो अंग होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, वहाँ पे जाते हैं सूचनाएं। इसके बाद संवेदी न्यूरॉन सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी तक जाते हैं। फिर प्रेरक न्यूरॉन्स मोटर न्यूरॉन्स पे जाते हैं और इसके बाद प्रभावक अंग और मांसपेशियों तक चले जाते हैं। तो ये आपका प्रतिवर्ती चाप हो गया। तंत्रिका तंत्र के विभाजन की बात करें तो तंत्रिका तंत्र आपका मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित रहता है। कौन से दो भागों में, यही देखिए आपके दो मुख्य भाग हैं इसके विभाजन के। यहाँ पे ये आपका विभाजन हो गया, यहाँ पे ये आपका विभाजन हो गया और ये आपके मुख्य अंग है। सबसे पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है मस्तिष्क और मेरुरज्जु, दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। सबसे पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आपके मस्तिष्क और मेरुरज्जु आते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में कंपालीय तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु तंत्रिकाएं आते हैं। अब सबसे पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की बात करेंगे तो इसमें आपके हम मस्तिष्क और मेरुरज्जु के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद परिधीय तंत्रिका तंत्र में कपालीय तंत्रिका और मेरुरज्जु तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मस्तिष्क की बात करें, द ब्रेन की, तो मस्तिष्क क्या है? मस्तिष्क आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का मुख्य समन्वयक केंद्र होता है और ये 3 मुख्य भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से मुख्य भागों में आपका मस्तिष्क विभाजित होगा? अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। यही मस्तिष्क ऐसे इन 3 भागों में विभाजित है, अग्र मस्तिष्क में, मध्य मस्तिष्क में और पश्च मस्तिष्क में। अग्र मस्तिष्क फॉर ब्रेन जो है आपका, इसके मुख्य भाग की बात करें तो इसमें मुख्य भाग आपका होता है प्रमस्तिष्क। इसमें मुख्य भाग होता है आपका प्रमस्तिष्क। कार्यों की बात करें तो ये सोचने का, सीखने का, याद रखने का, निर्णय लेने का, भूख का केंद्र होता है, ऐच्छिक क्रियाओं का केंद्र होता है। अगर आप कोई चीज़ सोच रहे हैं तो वो अग्र मस्तिष्क के कार्यों में जाएगा। किसी नए चीज़ों को सीख रहे हैं तो भी अग्र मस्तिष्क में जाएगा। किसी चीज़ को याद रखना है या फिर किसी चीज का निर्णय लेना है, आपको भूख लगेगा कि नहीं, और ऐच्छिक क्रियाएं जितनी भी होंगी ये सारे आपके अग्र मस्तिष्क में जाएंगे। मध्य मस्तिष्क की बात करें तो इसका कार्य होता है अनैच्छिक क्रियाओं, जैसे कि आंखों की पुतलियों के आकार में परिवर्तन और सिर और धड़ के प्रतिवर्ती गतिविधियों को नियंत्रित करना। जैसे आंखों की पुतलियों के आकार में हमारा बड़ा छोटा परिवर्तन होता है। आप किसी डरावनी चीज को देखेंगे तो आपका आंख जो रहेगा वो ऐसे करके बड़ा हो जाएगा और कोई ऐसी चीज, डरावनी चीज नहीं रहेगी, नॉर्मल रहेगी तो अपने ही साइज में छोटा रहेगा। तो ये आपके मध्य मस्तिष्क में चला जाएगा। अब इसके बाद पश्च मस्तिष्क की बात करें तो पश्च मस्तिष्क का मुख्य भाग जो है, पश्च मस्तिष्क में आपके 3 मुख्य भाग पाए जाएंगे, जिसमें कि सबसे पहला वाला मुख्य भाग आपका इसमें हो जाता है अनुमस्तिष्क यानी कि सेरिबेलम, और दूसरा हो जाएगा पॉन्स, इसके बाद तीसरा हो जाएगा मेडुला।
अनुमस्तिष्क जो है ये शरीर का संतुलन बनाए रखने, ऐच्छिक क्रियाओं की परिशुद्धता बनाए रखने में मदद करता है। पॉन्स जो होते हैं ये श्वसन का नियमन करते हैं, सांस लेने में मदद करेंगे। मेडुला जो है ये अनैच्छिक क्रियाओं यानी कि जैसे बीपी, उल्टी होना, हृदय गति होना, श्वसन, इन सारे चीज़ों का नियंत्रण करेगा। इसके बाद अगला हेडिंग आपका आता है जंतुओं में रासायनिक एवं हार्मोनल समन्वयन यानी कि केमिकल एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। जंतुओं में रासायनिक और हार्मोनल समन्वय कैसे होंगे? तो सबसे पहला है कि ये समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रासायनिक संदेश वाहकों यानी कि हार्मोन के माध्यम से होगा। जंतु का मतलब मैंने आप लोग को बताया था कि जिसमें पौधे और जीव दोनों आ जाएंगे, यानी कि पौधे और जीव दोनों तरीके से होगा। और हार्मोनल समन्वय का मतलब है कि इसमें हार्मोन से होगा। और अंतःस्रावी है तो यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकले हार्मोनों से होगा। अब अगर कोई पूछ देगा कि चलो बताओ हार्मोन्स क्या होते हैं, और आपके जो वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन रहते हैं उसमें पूछे भी जाते हैं कि हार्मोन्स क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कि हार्मोन वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित होते हैं और शरीर के लक्षणिक अंगों टारगेट ऑर्गन तक पहुंच करके उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। हार्मोन वो पदार्थ होंगे जो कि सीधे ही आपके ब्लड में स्रावित हो जाएंगे और शरीर का जिस भी अंग तक हमें पहुंचाना रहेगा हार्मोन जो भी काम करने के लिए, वहां पे पहुंच करके उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करेंगे। उदाहरण के रूप में बात करें तो हमारे पास ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे यहाँ पे ग्रंथियां हैं और यहाँ पे स्थान है। पीयूष ग्रंथि जो है ये मस्तिष्क के आधार पर जाती है। पीयूष ग्रंथि कोई पूछेगा कहाँ है, आप बताएंगे मस्तिष्क में। अवटू ग्रंथि जो है, हिंदी तो खराब है ना, इंग्लिश ये इन सब की अच्छी है। पिट्यूटरी ग्लैंड माइंड में रहता है। थायराइड ग्लैंड आपका गर्दन में रहेगा। अब बताइए ये थायराइड ग्लैंड कोई जान जाता, अवटू ग्रंथि जानता ही नहीं। पैंक्रियाज जो है अग्नाशय ये पेट के नीचे पाया जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि जो है एड्रिनल ग्लैंड ये वृक्क के ऊपर पाया जाएगा। वृषण जो होता है ये पुरुषों में पाया जाता है, वृषण पुरुषों में, और इसके बाद जो अंडाशय है ये महिलाओं में पाया जाता है। अब इसमें दिया है कि इंसुलिन का क्या महत्व है, तो इंसुलिन का पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। ये महत्व है कि अगर कभी अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को स्रावित नहीं करता है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और जिससे कि मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो इंसुलिन का यही महत्व है कि यदि अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन को स्रावित नहीं करेगा तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाएगा और जिससे कि मधुमेह नामक रोग हो जाएगा। मधुमेह जिसे कि हम डायबिटीज भी कहते हैं, ये आप लोग को पता ही होगा। इसके बाद अगला है पादपों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स कैसे होता है। ये तो आपका ह्यूमंस में था। अब बताओ कि पादपों में समन्वयन कैसे होगा। तो पादपों में जंतुओं के समान तंत्रिका तंत्र या फिर मांसपेशियां नहीं होती हैं। हम जानते हैं कि प्लांट्स का शरीर हमसे अलग है और इसीलिए पौधे जो होते हैं उनमें तंत्रिका तंत्र और मांसपेशियां नहीं पाई जाती हैं। समन्वय मुख्य रूप से रासायनिक साधनों और गति के माध्यम से होता है। पादपों में गतियों की बात करें, मूवमेंट इन प्लांट, तो पादपों में गतियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होंगी। पहला है वृद्धि पर निर्भर न करने वाली गतियां यानी कि ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट। पहला है जो कि वृद्धि पर आपका डिपेंड नहीं करता। जैसे उदाहरण की बात करें तो छुई मुई, टच मी नॉट, छुई मुई के पत्तों को छूने पर उनका सिकुड़ जाना। छुई मुई का प्लांट छोटा सा ही होता है, जैसे ही आप उस पर अपने हाथ लगाने जाएंगे वो तुरंत सिकुड़ जाएगा।
और इसका कारण क्या होता है? कारण इसका होता है कि पादप कोशिकाओं में जल की मात्रा में अचानक परिवर्तन के कारण आकृति में बदलाव आ जाता है। पादप जो कोशिकाएं होती हैं उसमें जल की मात्रा में अचानक परिवर्तन आ जाएगा आपके टच करने से, और इसीलिए आकृति में बदलाव आ जाएगा। वो तो था कि वृद्धि पर निर्भर नहीं करने वाली। अब आप देखेंगे वृद्धि पर निर्भर करने वाली ग्रंथियां, यानी कि ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट्स। तो इसमें सबसे पहला है अनुवर्तन या ट्रॉपिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो अनुवर्तन ध्यान दीजिए क्या है? उद्दीपन की दिशा में या फिर उससे दूर होने वाली गतियां, ये धीमी और दिशात्मक होती हैं। उद्दीपन का मतलब है जिधर की तरफ प्लांट आपका ग्रो करेगा। जैसे अनुवर्तन की प्रकार की बात करें और उद्दीपन आपका यहाँ पे रहेगा। प्रकाशानुवर्तन आपको पढ़ना है, इसका मतलब है प्रकाश के प्रति उद्दीपन। उद्दीपन यहाँ पे है प्रकाश के प्रति, यानी कि जिधर भी आपका लाइट रहेगा, सपोज दैट सन इधर है, सूर्य इधर है आपका, तो प्लांट आपका इसी दिशा में ग्रो करेगा। ये कोई फ्लावर है और ये फ्लावर आपका इसी सूर्य की दिशा में जाएगा, क्योंकि ये आपका प्रकाश है, प्रकाश के प्रति उद्दीपन है। दूसरा है आपका गुरुत्वानुवर्तन। गुरुत्वानुवर्तन होता है गुरुत्वाकर्षण के प्रति, जिधर गुरुत्वाकर्षण उधर नीचे की तरफ जाएगा। जलानुवर्तन जल के तरफ। रसायनुवर्तन रसायन केमिकल जिधर रहेंगे उधर वो ग्रो करेगा। अगला है पादपों में हार्मोनल समन्वयन, यानी कि हार्मोनल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो ये रासायनिक पदार्थ पादप वृद्धि, विकास और पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। पादपों में जो हार्मोन्स होते हैं वो पौधों की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और पर्यावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पादप हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स। पादप हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स आपके कहे जाते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पादप हार्मोन भी यहाँ पर है, जिनके महत्वपूर्ण कार्य भी दिए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला है आपका ऑक्सीन हार्मोन, और इसका मुख्य कार्य ये है कि ये कोशिका दीर्घीकरण, प्रकाशावर्तन को नियंत्रित करता है। पादप हार्मोन का मुख्य कार्य ये है कि ये कोशिका दीर्घीकरण और प्रकाशावर्तन को नियंत्रित करता है। जिब्रेलिन का मुख्य कार्य है कि तने की वृद्धि और बीज का अंकुरण करना। तना जैसे बढ़ेगा और बीज का अंकुरण जो होगा जिब्रेलिन के द्वारा किया जाएगा। साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। जैसे सेल आपकी एक है तो 1 से 2 कैसे होगी? साइटोकाइनिन के द्वारा। अगला है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धि निरोधक हार्मोन है और पत्तियों का मुरझाना तनाव हार्मोन कहलाता है। पत्तियां जो आपकी मुरझा जाएंगी और पौधों की वृद्धि से रुक जाएगी। एथिलीन जो है ये फल को पकाने में मदद करता है। एथिलीन महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, तो ये फलों को पकाने में मदद करता है। अगला है आपका तंत्रिका समन्वय और हार्मोनल समन्वय। तो इसमें भी बहुत चीजें पूछी जाती हैं, पढ़े रहेंगे तो सही रहेगा। जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। तंत्रिका समन्वय जो है वो आपके विद्युत रासायनिक संकेत देता है तंत्रिका आवेगों से, और हार्मोनल का मतलब है हार्मोनों से संकेत देगा और केवल रासायनिक संकेत देगा। तंत्रिका समन्वय जो है ये बहुत तेजी से त्वरित होता है, जबकि हार्मोनल समन्वय आपका धीमा होता है। तंत्रिका समन्वय जो है ये अल्पकालिक होता है और विशिष्ट होता है। हार्मोनल समन्वय आपका दीर्घकालिक और व्यापक होगा। तंत्रिका समन्वय जो है ये न्यूरॉन्स के माध्यम से जाएगा, जबकि हार्मोनल समन्वय रक्त प्रवाह के माध्यम से जाएगा। इसके बाद अगला है आपका ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में अंतर। ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं में क्या अंतर है? तो एक तरफ आप हेडिंग डाल करके लिखेंगे ऐच्छिक क्रियाएं, दूसरे तरफ हेडिंग डालिए अनैच्छिक क्रियाएं।
ये जो डिफरेंस वाले प्रश्न आते हैं अच्छे खासे नंबर मिलते हैं, बट आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। आप ऐसे कुछ इस तरीके से बीच में वो कर दीजिएगा, लाइनिंग बना दीजिए। ऐसे एरो नहीं, आप लाइनिंग बनाएंगे और फिर लिखेंगे। ऐच्छिक क्रियाएं जो होगी ये अग्र मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होंगी, जबकि अनैच्छिक क्रियाएं मेडुला और मध्य मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होती हैं। ऐच्छिक क्रियाओं में कंकाल की मांसपेशियां आती हैं और अनैच्छिक क्रियाओं में चिकनी मांसपेशियां और आंतरिक अंग आ जाते हैं। ऐच्छिक क्रियाओं में आपका चलना, लिखना, बोलना, साइकिल चलाना, ये आपकी इच्छा के अनुसार है तो ये चीजें आ जाएंगी। जैसे हम न चाहे तो हम कोई नई चीज को नहीं सीखेंगे, हम न चाहे तो नहीं लिखेंगे, परीक्षा में फेल हो जाएंगे। पर ऐसा नहीं करना है ना, साल भर मेहनत क्यों करते हैं, लिखने के लिए ही तो। हम ना चाहे तो बोलेंगे नहीं, मौन व्रत धारण कर लेंगे। परंतु कुछ अनैच्छिक क्रियाएं भी हैं, जैसे कि हृदय गति का होना। अब हृदय हमारे अनुसार नहीं धड़कता, वरना तो लोग खुद से ही रोक करके मर जाते ना, बल्कि जो हृदय गति है वो खुद ही से चलता है। सांस लेना हमारे हाथ में नहीं है। अब आप बोलेंगे नहीं दीदी हम सांस को रोक सकते हैं, तो सांस को आप थोड़े समय के लिए केवल रोक सकते हैं, वो लेना न लेना आपके हाथ में नहीं है, फिर तो वो अंदर जाएगा ही। और रक्तचाप जो आपका है और जो पाचन क्रियाएं हैं, तो ये सारी चीजें अनैच्छिक क्रियाओं में चली जाएंगी। तो आई होप मेरे प्यारे दोस्तों कि आप लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। कोई डाउट होगा तो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछिएगा और वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। शाम को 7 बजे आपकी केमिस्ट्री की वीडियो आएगी, देखना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।